बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर चेयरमैन तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, मेरे तो हो ही चुके हैं, वैसे पब्लिक मीडिया के साथ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई नई खबर निकलती है। लेकिन सिंस आई ट्रैवल फ्रॉम कराची, तो मैं पहले कराची से शुरू करना चाहती हूँ। कराची के लोग ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर क्या वजह हुई कि तहरीक इंसाफ उस तरह लोगों को नहीं निकाल सकी जिस तरह उनको निकालना चाहिए था। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा, आप खुद कहते हैं, मईशत है, हब है, 70% इकोनॉमी जनरेट होती है, एंड पीपल ऑफ कराची हैव अगेन एंड अगेन वोटेड फॉर यू बिकॉज़ दे ट्रूली वांट अ चेंज। आपको पसंद करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, चुंगलों से आजाद होना चाहते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? जमात इस्लामी लीड ले गई, पीपल्स पार्टी लीड ले गई, कहीं कमी रह गई? देखिए जजमैन, पहले तो कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का, कि इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है, कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है, सिंध ही खंडर बन चुका है। मेरा मतलब सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। सारे पाकिस्तान में, मैं पिछले 26 साल में सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, तो मैंने जो सिंध के हालात देखे हैं और कराची के अपनी आंखों के सामने हमें नीचे जाते देखा है। क्योंकि जिस सतह की करप्शन है पीपल्स पार्टी में, ना कोई इनके अंदर कोई, यानी बेशर्मी से चोरी करते हैं वहाँ। तो कराची के लोग तो सबसे ज्यादा शऊर वाले लोग हैं। तो कराची क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिटिकल लोग हैं, या वहाँ पश्तून है जो अक्सरियत है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग है, उनमें बड़ा शऊर है। तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो एक पूरा एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, धांधली, इलेक्शन कमीशन, ये मिलकर ये मजाक किया। ये इलेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसको अनल कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन। जहां तक तहरीक इंसाफ हमारी अपनी परफॉर्मेंस है, हमारी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसके अंदर खास तौर पे आपकी तंजीमों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को निकालना होता है। वो छोटा इलेक्शन हो रहा था महलों का, तो उसमें हमारी जो तंजीम है वो उस सतह की परफॉर्मेंस दे नहीं सकी या बन सकी जो कि लोकल गवर्नमेंट में धांधली के बावजूद जीती। जिस तरह पंजाब में हम जीते थे बाई इलेक्शंस, इन्होंने पूरी धांधली की पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट इनकी थी, हमजा की थी, लेकिन हमारी जिस लेवल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह पब्लिक निकली कि धांधली के बावजूद हार गए वो। खान साहब, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी से जोड़ देती हूँ। आपने केपी ले लिया, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, पीपल वोट फॉर यू, दे बिलीव इन यू। बाय द वे, आई वेंट टू पेशावर, आई सॉ देयर वाज अ ट्रेमेंडस चेंज माशाल्लाह शहर में। आई एग्री, कराची खंडर बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने पंजाब भी ले लिया, क्योंकि आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं और आपने खुद, आपकी प्रेजेंस से ना खान साहब बहुत फर्क पड़ता है। मैं कराची के लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम टू कराची फॉर सम टाइम। उसको भी अपना एक मिनी अड्डा बना लेना, छोटा सा, वहाँ टाइम दें ताकि ये सारे इश्यूज खत्म हो और हमें भी कोई रिलीफ मिले, हमारी भी कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह जी, जब मैं ये ठीक होऊंगा तो मैंने सिंध, कराची भी, लेकिन सिंध के अंदर जाना है। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मजलूम लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जब लूटा जा रहा है, जिनको मैं ऑनेस्टली ये वर्ड यूज़ करता हूँ, जिनको लूटा जा रहा है और बेशर्मी से लूटा जा रहा है। मुझे याद है, मैंने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं मीटिंग कर रहा ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर, नौकरियाँ मिले, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 30 और फैक्ट्री इंडस्ट्री चल पड़ती हैं। तो मैंने जब पूछा, सिंध का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था और वो जो आबाद है जो कि कंस्ट्रक्शन के वो यूनियन है वो बैठा हुआ था, और साथ एक बिल्डिंग जो परमिशन देता है वो बैठा हुआ था। उसने, मैं प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूँ कि वो कंस्ट्रक्शन वाले से कि आपकी कंस्ट्रक्शन सारे पाकिस्तान में शुरू हो गई, कराची में क्यों स्लो है? उसने उसके सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने कहा कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं ये 3 करोड़ रुपया एक इजाजत के देते हैं। चीफ सेक्रेटरी के सामने वो कह रहा है। तो इतने खुल के जब पैसा आपको, और बाद में उधर से पता चला कि जी वो उधर से मैसेज आई, प्राइम मिनिस्टर और मेरी सारी ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके सामने वो कह रहा है कि जी ये जी 3 करोड़ रुपया हर परमिशन का लेता है। अब उधर से मैसेज आई, वो जो परमिशन देने वाला था गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने बाद में मैसेज कि जी मैं नहीं, ये ऊपर जरदारी सिस्टम की तरफ जाता है पैसा। कि वो जो कलेक्ट करते हैं वो ऊपर जाता है, जिसको जरदारी सिस्टम कहते हैं। तो इतनी बेशर्मी से जो पैसा बनाते हैं, और मजलूम लोग हैं जिनको यही डंडा मारना, FIR, जिनके गुंडे हैं, उनको यानी इतने जुल्म करके कराची को कंट्रोल, सिंध को कंट्रोल किया हुआ है, और इलेक्शन में इस तरह इन्होंने धांधली की है। और ये इलेक्शन कमीशन सोई हुई है। इन्होंने 25 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, RO ने कहा था 10 का इलेक्शन हुआ, 25 पोलिंग स्टेशन में उसने कहा कि यहाँ ठीक नहीं हुआ, उसने सारा इलेक्शन करवा दिया फिर से। यानी ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, 350 पोलिंग बूथ थे, 25 के ऊपर बजाय उनके ऊपर पोलिंग का सारा इलेक्शन अनल कर दिया। और यहाँ जो इलेक्शन इससे पहले हुआ था, फिर सिंध के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर जो इनकी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा धांधली की है, सारी पार्टीज ने कहा धांधली की, अब फिर कहा सबने। तो एक तो अगर इस तरह के इलेक्शंस करवाने, ऐसे बेहतर ना करवाएं, क्योंकि इससे इंतशार बढ़ता है। और दूसरा, मैं इंशाल्लाह सिंध भी जाऊंगा और अपनी जो तंजीमें हैं उनको हम बेहतर करेंगे कराची में और सिंध में भी इंशाल्लाह। बिल्कुल करें खान साहब, बिकॉज़ कराची नाउ वो एक बॉइलिंग पॉट तक पहुंच गई है, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। खान साहब, कमिंग टू द करंट इश्यूज, पंजाब केपी में आज चीफ मिनिस्टर का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे कोई इशू नहीं हुआ। पंजाब में आपको लगता है कि अगर आप लोग खुद कर लेते और इलेक्शन कमीशन पे ना डिपेंडेंट, अब इलेक्शन कमीशन पता नहीं कल क्या फैसला करता है, क्या होगा? मुझे कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन बदकिस्मती से उसको होना चाहिए था न्यूट्रल अंपायर। इलेक्शन कमीशन तो एक इस तरह नून लीग
और पीछे से इनको जो हैंडलर्स हैं वो इतना कंट्रोल्ड है कि हमारे 8 या 9 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हम गए अदालत में और 8 से 9 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इनको फैसले, मतलब इन्होंने गलत फैसले किए। मेरे ऊपर तोशाखाना केस है, वो ये लेके बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन पर। कोई फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग अब चेंज किया तो प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है, बाकी पार्टीज की सुनते नहीं है। वो बाकी तोशाखाना का अदालत ने पूछा जी बाकियों का बताएं रिकॉर्ड तोशाखाना का, उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट है, माशाल्लाह ये बता नहीं सकते। और वो घर ले गए होंगे ना, और वो गाड़ियां ली हुई हैं जरदारी ने, BMW पता नहीं क्या, जो सारी इलीगल है। नवाज शरीफ ने गाड़ी ली हुई है तोशाखाना से, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो इमरान खान की गाड़ी जो मेरी अपनी गाड़ी मैंने बेची है उसके ऊपर इन्होंने सारा तोशाखाना, ये गवर्नमेंट ने मिलके, हैंडलर्स ने मिलके, यानी एक इतना बड़ी चीज बनाई। और अब वो फटा पहाड़ा निकला चूहा है, यानी उसमें से है ही कुछ नहीं। लेकिन जिधर है, जिधर उन्होंने इलीगली गाड़ियां निकाली हैं और तोशाखाना का रिकॉर्ड जब मांगा अदालत ने, उन्होंने कहा ये सीक्रेट है। और वही फिर हमारी जो फंडिंग केस है, हम कहते हैं कि इन बाकी पार्टीज का भी साथ सुने। बता, हम तो सारे देते जा रहे हैं कि हमारी फंडिंग है, 40,000 का डोनर बेस दिखा दिया, लेकिन जिन्होंने बता ही नहीं सकते कि पैसे किधर से कटे हुए पीपल्स पार्टी, उनके केस ही नहीं सुने। उनके क्यों सुने खान साहब? इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि आज 12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग भी माफ हो गई है सलमान शहबाज की, शहबाज शरीफ साहब के बेटे की, सुलेमान की। तो वो देखिए जैस्मिन, जो हो रहा है ना पाकिस्तान से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क की तारीख में कभी हम इधर इतने गिरे नहीं हैं जितने आज गिर चुके हैं। कभी हमारी मायशत इस क्राइसिस में नहीं है जो आज गिरी है। कभी लोगों को इस मुल्क से मायूसी इतनी नहीं जितनी आज है। 8 लाख हमारे नौजवान पढ़े लिखे प्रोफेशनल छोड़ के चले गए मुल्क 7 महीने में। कभी कानून की बालादस्ती की धज्जियां नहीं उड़ाई गई जो आज गई। यानी किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता ही नहीं है कि आपके साहिब इक़्तिदार, जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, और वो हमारे दौर के नहीं पहले के केसेस हैं, वो आज असेंबली में पहले तो एक ऑक्शन के जरिए आते हैं, इलेक्शन के जरिए नहीं आते। हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा खर्च करके बैरूनी साजिश, जिसमें आर्मी चीफ पूरा मिला हुआ था, बल्कि हथाई आर्मी चीफ साथ उसने सबको मिलाया। इन्होंने मिलकर साथ चोरों को ऊपर बैठाया। उन्होंने आते साथ ही असेंबली में सारे अपने करप्शन के केसेस कानून पास के, नैब की अमेंडमेंट चेंज करके माफ करवा लिया। इसी का तो आप पे प्रेशर डाला करते थे ना कि ये कानून आपके दौर में हो जाए ताकि इनको सफाई। मेरे ऊपर यही जनरल बाजवा भी बार बार कहते थे कि जी इकोनॉमी के ऊपर जोर लगाए, एहतसाब को भूल जाए। क्यों पूछा नहीं आपने? वो इनके साथ मिले हुए थे। नहीं, लेकिन आप कहते हैं ना कि मैं तो आए हुए थे साहब के नाम पर, और आपने पूरे पाकिस्तान को कन्विंस किया, और इवन जनरल बाजवा ने कितनी मीडिया के लोगों के साथ मुलाकातें हुई। जनरल बाजवा ने, एक जनरल बाजवा थे एक्सटेंशन से पहले, एक थे एक्सटेंशन के बाद। एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा भी मीडिया को बिठा के कहते थे कि इन्होंने कितनी चोरी की। जी ठीक है, बिल्कुल सबको बताते थे। मुझे यानी नवाज शरीफ की चोरी, इनकी JIT जो जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने साबित किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। उनका वो दामाद ने आज बोला उनके केस 2 दिन पहले। तो इन्होंने पहले बताया कि कितने करप्ट है, यही साबित किया जा रहा था पाकिस्तान की एजेंसीज ने कि ये कितने करप्ट हैं। हमें बताया जा रहा था सबको, और फिर उन्हीं को उठा के हमारे ऊपर बैठा दिया, और फिर हमें कहा कि अब इन चोरों के पीछे लगो। यू टर्न करके, इसको कहते हैं यू टर्न। पहले वो करप्ट थे, अब आगे वो हुक्मरान। और हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें वो 25 मई को इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, मीडिया पे जुल्म किया, अरशद शरीफ से जो किया, आजम स्वाति, यानी जुल्म किया हमें इन चोरों को, इनकी गुलामी करवाने के लिए। इनको एक्सेप्ट करना है बस, किसी मारो इनको, किसी तरह हम इनको मान जाए इन चोरों को। खान साहब एक बात बताएं, आपने नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया? असल में जी उसके इन्होंने रिजल्ट्स लेके आए, उसकी ब्लड टेस्ट थे, प्लेटलेट्स थे और ये और वो। तो तब तो हमने जब कैबिनेट के सामने 6 घंटे हमने डिबेट किया, तो जब सारे रिजल्ट्स देखे तो हम घबरा गए, पता नहीं ये एयरपोर्ट पे भी जा सकेगा नहीं, फिर एक अदालत से स्टेटमेंट आ गई कि जी अगर इसको कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे। ये भी कमाल है। बहरहाल वो, अब मुझे पता है कि सारे रिजल्ट मैनिपुलेट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला। जब शहबाज गिल को मार पड़ी, तो जब वो उसके रिजल्ट्स वो गया मेडिकल एग्जामिनेशन के, वो चेंज कर दिया उन्होंने। यानी ये पावर है डीप स्टेट की, एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने रिजल्ट ही चेंज कर दिए। यानी वो अदालत के सामने लगा ही नहीं कि उसको हमारे जो देखने का उसके इतने बुरी ब्रूजिंग हुई जो उन्होंने मारा, अभी तक वो रिकवर नहीं किया शहबाज गिल पूरी तरह। और आजम स्वाति से जो किया, तो वो जब आप यहाँ रिजल्ट और छोड़े, मेरा जो ये मुझे जो एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू कम टू दिस कि JIT बनी, अब सुनो JIT बनी हुई है। हम पंजाब, एक सेकंड कथा कलामी माफ, मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए एक दफा आप गिरे थे कंटेनर से, आपको याद है? फिर मैंने पहला आपका इंटरव्यू किया था, उस वक्त वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, एंड अल्लाह ने आपको एक नई जिंदगी दी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसने एक बार फिर आपको एक नई जिंदगी दी। कहते हैं ना अमालों का दारोमदार नियत पर होता है। इस पर मैं बात करूंगी, ये मेरी टैग लाइन है आज की, कि अमालों का जो दारोमदार है वो आपकी नियतों पर है। खान साहब, जिस वक्त ये गोलियों का बौछार शुरू हुआ कंटेनर पर, उस वक्त आपने, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग कि क्या हो रहा है, एंड डिड एनी एजेंसी इन्फॉर्म यू कि ये हो सकता है खान साहब आज ना जाइएगा? नहीं, देखिए थ्रेट तो थी मुझे। मैं हर रोज सुबह जाता था तो मुझे ये सोच के जाता था कि मेरे पर कुछ अटैक हो सकता है, क्योंकि मुझे पहले से पता था इन्होंने साजिश की, जिसमें हमारी एजेंसी का एक बड़ा ऊपर सीनियर ऑफिसर था, फिर ये राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ, ये तीनों ने मिलकर प्लान किया था। और ये पहले शुरू किया, एक वीडियो रिलीज की, उस वीडियो को फिर एक वकार सतिया उसने जाके उठाया कि इमरान ने तौहीन अदालत की, फिर पेड एड्स चलाए गए, पेड एड्स के इमरान खान ने तौहीन अदालत किया। फिर ये मरियम और नवाज और उसकी जो है वो औरंगजेब, उसने और जावेद लतीफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने कैसे लोगों की मुझे तभी पता चल गया था कि इन्होंने ये करना है, इस सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है और डाल देना दीनी इंतज़ाम पसंद पे। तो मैंने तब भी कहा इस चीज़ के ऊपर, जलसों में कहा कि ये करने वाले हैं, और वही किया उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद किया,
अगर किसी को कोई शक था ना कि इसके पीछे ये पावरफुल हमारी एजेंसी और हमारा ये राणा सनाउल्लाह और ये प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, वो सारे शक खत्म हो गए कि मैं हमारी गवर्नमेंट पावर में एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, हमारे पुलिस ऑफिसर्स उन्होंने पूरा कवर अप करने की कोशिश की। जो डीपीओ गुजरात था उसने अपने मोबाइल से वो फिल्म बना के तो मीडिया को रिलीज कर दी, कभी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं करता। उससे जब जेआईटी ने मांगा कि बताओ अपना मोबाइल लेके आओ और बात करो, उसने रिफ्यूज कर दिया। हमारी जेआईटी में पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, फिर सीटीटी उठा के ले गई उस लड़के को, उसके पास उन्होंने उसका नेक्स्ट वीडियो वो बनाते हैं, उनसे जब जेआईटी ने बुलाया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम नहीं आते। और एफआईआर नहीं कट रही थी भाई, एफआईआर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं कटा सकते, मैं एफआईआर नहीं कटवा सका जो मेरा राइट है, और मेरी पुलिस नहीं काट रही थी पंजाब की, जो मैं गवर्नर हूं। फिर आप ये समझें कि जो जेआईटी के 4 मेंबर्स, जेआईटी के मेंबर्स, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स बदल दी। जिस आदमी ने जाके जो छत के ऊपर दूसरे शूटर ने गोलियां चलाई थी, जिसने होल वो गोलियों के होल डिस्कवर किए, वो जाके कहता है जी वो पीछे हट जाता है। सो सोच लें कि ये किस तरह का, अगर मैं इंसाफ नहीं ले सकता अपनी गवर्नमेंट होते हुए, तो आप सोच लें कि यहाँ मुल्क का जंगल का कानून है या नहीं, या इंसाफ तो हो गया खत्म। इसका मतलब कि आप यहाँ कोई भी, अगर आप ताकत में बैठे हैं, आप कत्ल कर दें किसी को, जो अरशद शरीफ को किया है, आप जो मर्जी कर दें। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम बन गया है, ये कभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह हम नीचे गिरते जा रहे हैं, ये जो आज हम जिधर खड़े हुए हैं, अगर हमने अपने आप को बिल्कुल तब्दील ना किया, इस मुल्क को जिस तरह हम चलाते हैं, गवर्नेंस, खास तौर पे रूल ऑफ लॉ, जस्टिस सिस्टम, इंसाफ का निजाम, जब तक अब हमने ना ठीक किया, ये माशियत भी नहीं ठीक होगी, नहीं होगी। ये जुड़े हुए हैं दोनों साथ साथ। खान साहब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम पहला वक्फा लेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर वी टेक दिस ब्रेक। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, 3 ऑप्शंस दे रही हूं आपको, किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट पे रिलाई करना, या समथिंग एल्स? देखिए सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी है। एस्टैब्लिशमेंट वाहिद इस वक्त इदारा है जो सबसे ज्यादा इंटैक्ट, ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है। अगर आप फौज के जरिए कोई काम करते हैं वो हो जाता है। एनसीओसी में जब हमने कोरोना के अगेंस्ट इनकी पूरी मदद ली और लॉजिस्टिक्स के अंदर उन्होंने मदद की, यानी अगर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी तो एक हम उनको बताते थे फौज को, वो 1 मिनट में जाकर इंफॉर्मेशन ले आते थे। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं ला सकती थी, हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं ला सकता था। तो पोलियो के अंदर, टिड्डी मारने पे, फ्लड्स के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, तो इसकी बहुत पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव ये है कि जो जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन के बाद, जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, वो बदल गए और उन्होंने एक समझौता कर लिया शरीफों से, और उन्होंने सारे जितने भी इनके ऊपर करप्शन केसेस थे, उन्होंने फैसला किया कि अब उनको एनआरओ दे देंगे। फैसला तब हो गया था, और उसके बाद हम बड़ी कोशिश करते रहे कि ये पुराने केसेस हैं, शहबाज शरीफ के केस, बेटो 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केसेस, इन्होंने, इतनी ताकत है हमारी एस्टैब्लिशमेंट की। एक तरफ पॉजिटिव मैं बता रहा हूं, नेगेटिव ये है कि अगर एक दफा ये कोई चीज ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, फिर ना इंतसाब होता है, ना उसके बाद रूल ऑफ लॉ होता है। ये अगर, और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, और वो इतनी आधी 60 सालों में आधी दफा मार्शल लॉ रह गए, और आधी दफा जो सिविल गवर्नमेंट्स में आए हैं, इनका बड़ा, इनकी पेनिट्रेशन है। तो वो जब नहीं चाहते थे, ना उन्होंने उसके बाद एहतसाब होने दिया, जो बड़ा जुल्म हुआ, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया, और फिर एंड में जाके उन्होंने ये जो अब हमें पता है, हुसैन हक्कानी को इन्होंने हायर किया था हमारी फॉरेन ऑफिस के नीचे, हमें पता ही नहीं है, हुसैन हक्कानी को हायर किया, जो फौज को बुरा भला कहता था। उससे मीटिंग हुई इनकी दुबई के अंदर, या सितंबर 2021 के अंदर उसको हायर किया, और उसने मेरे खिलाफ जाके लॉबिंग की अमेरिका में, और जनरल बाजवा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो वो जो डोनाल्ड लू का अब जो साइफर आया था, वो उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, वो यहां से पहले लॉबिंग की मेरे खिलाफ कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन, और फिर आया। तो कड़ी से कड़ी मिल गई। एक छोटा सा वक्फा यहां हम लेना। खान साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने बताया, सो आपको पूरा पता चल गया कंस्पिरेसी कहां से बनी, कैसे हुई, वी नो अबाउट इट, यू नो अबाउट इट। एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। आपने कहा ये इदारा मुनज़्ज़म भी है और मजबूत भी है, एंड दे आर अ रियलिटी। अभी हाल ही में आपने एक ऑप्शन दिया, एक आपने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पे लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि रेड लाइन लगा दी है। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? कैसे किसी बड़े पॉपुलर लीडर पे कोई रेड लाइन लगा सकता है? क्या करेंगे जो आप पे रेड लाइन लगा दी है इन्होंने? देखिए ना, इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शन है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट में, कि जब हमने कहा, उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और राजा रियाज बन गया, जिसने नून का टिकट लेना वापस। तो पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है, इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है, एफआईए को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने, नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट नहीं सब, उसको बैठा के। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टैब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है, अभी न्यूट्रल नहीं है। जो पंजाब कह रहे थे कि हम होंगे, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह इन्होंने चौधरी परवेज अलाई को आके, ये यहाँ के ये जो मिस्टर एक्स एंड वाई हैं, इन्होंने जिस तरह जोर लगाया कि आपने नून लीग या ज्वाइन करें, और या फिर नो कॉन्फ्रेंस, यानी धमकियाँ दी कि उनके हम करप्शन केसेस सामने ले आएंगे। हमारे यहाँ एमपीज़ को जिस तरह इन्होंने दबाव मिला, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया है, इसको आप भूल जाए।
तो कैसे डाला भाई? अवाम जिसके साथ हो उस पर आप कांटा कैसे डाल सकते हैं? वो कहते हैं ना, कोई तारीख से कुछ सीखा नहीं है कि मुझे रहमान के ऊपर कांटा डाल के मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जांपल्स हैं। यानी इन्होंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते MQM बना दी कराची में, जिसने कराची तो उस वक्त जो इंतशार हुआ कराची में, फिर हकीकी बना दी, फिर कितनी और ऑर्गेनाइजेशन, फिर सबसे बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितनी कीमत अदा की। और मुझे खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कांटे डाल के कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स जिनके पास पब्लिक होती है, आप उनको ख़त्म नहीं करते। आप कांटे डाल के ज़्यादा आप उनको जेल में डालें या उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई करें, वो और उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। तो इससे पॉलिटिकल लीडर्स ख़त्म नहीं होते, मुल्क को नुकसान होता है। तो सिर्फ मेरी जो आपकी बात है ना कि आगे जाना कैसे, जी, नए आर्मी चीफ से कोई बातचीत, कोई दरवाजा खोला है? मेरी कोई बातचीत नहीं है थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एक रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, कराची के इलेक्शंस नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अगर वो हम नहीं अपनाएंगे आज, मैं आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुंच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास अगर जाना पड़ेगा इनको, नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया, तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे महंगाई आएगी, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में मुल्क की, यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इससे निकलने के लिए बजाय इस वक्त इस तबाही को रोकने के लिए एक इलेक्शंस करवाएं और साफ और शफाफ, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जिससे लोगों को इत्मीनान हो, एक नई गवर्नमेंट आए, नया मैंडेट आए। शायद आपकी वजह से नहीं कराना चाहते ना, बिकॉज़ दे फोरसी यू कमिंग इनटू पावर। मेरे खौफ की वजह से आप ये सोच लें कि ये मुल्क को तबाही की तरफ आप लेके जा रहे हैं। ये खौफ के इमरान खान ना आ जाए, ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। मैं किसी से IMF से किसी जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर हैं। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। एक दफा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है, बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे है नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए, $4 अरब की गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर, शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे खतरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, डूब रहे हैं, वाकई डूब और अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा करें, वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है, फ्री एंड फेयर। उसके बाद एक पाकिस्तान में वो एक मैंडेट लेके गवर्नमेंट वो सर्जरी करे पाकिस्तान में, वो रिफॉर्म्स करे जो आज तक कभी हुई नहीं और जो होनी है। खान साहब, आप अगर आ गए तो रूथलेस एहतसाब करेंगे इस दफा विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन? देखिए, सबसे पहले इंसाफ, रूल ऑफ लॉ जब तक हम पाकिस्तान में कायम नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो अपने पैसे पाकिस्तान ले आए, 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा है, डॉलर्स उनके पास है, उनकी रेमिटेंसेस पे हम आज खड़े हैं, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, हम ना IMF की जरूरत है ना सऊदी अरेबिया उनसे भीख मांगने या बाकी मुल्कों से, एक दफा उनकी इन्वेस्टमेंट तो है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? क्योंकि इंसाफ ही नहीं है, लोगों को पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे एतमाद नहीं है। हमेशा इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में आती है जिधर गवर्नेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। अगर मैं अगर यहाँ सरमायाकारी करता हूँ तो मेरा पैसा चोरी नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, इसलिए वो दुबई जाके इन्वेस्ट करते हैं, मलेशिया जाते हैं लोग, पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो इसलिए नंबर 1 चीज़ है रूल ऑफ लॉ कायम करना पाकिस्तान में। उसके बाद सर्जिकल रिफॉर्म्स चाहिए पाकिस्तान में, ताकि ये जो माफियाज बैठे हैं, एलीट कैप्चर है, यहाँ से जो डॉलर बाहर जा रहा है, सारी रूलिंग एलीट यहाँ से पैसे चोरी करके हुंडी हवाले के जरिए बाहर भेज रही है, मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? खान साहब, वी हैव 5 more minutes, जिसमें से मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट में तो पहले पंजाब के केयरटेकर का जवाब दे दें, क्योंकि अगले 4 मिनट में आई वांट टू आस्क यू कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए, पंजाब के अंदर अब KP में क्या हुआ, एक आजम खान सिलेक्ट किया, सबको पता है कि एक ईमानदार, एक ऐसा आदमी, एक क्रेडिबल न्यूट्रल अंपायर ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने तस्लीम करके। अब पंजाब में क्या हो रहा है, हमने अपनी तरफ से बेहतरीन वो लोग दिए जो प्रो PTI नहीं है, सुखेरा हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इनके, शहबाज शरीफ के, इनके साथ रह चुके, और एक और हमने नाम लिया, एक नसीर खान का नाम दिया जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेयरमैन रह चुका है। हमने अपनी तरफ से क्रेडिबल नाम दिए, इन्होंने क्या नाम दिए, एक फ्रंट मैन है जरदारी का, एक फ्रंट मैन है शहबाज शरीफ का। वो एक करप्ट तरीन आदमी है, एक ने पूरी रजीम चेंज में हमें गिराने की पूरी साजिश के अंदर वो मुलव्वस था, वो और एंटी PTI है। ये इनका आइडिया न्यूट्रल अंपायर का। केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो,
इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है जो कि नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, वो उससे चीफ आप एक्सेप्ट करेंगे या फाइट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, हमें पता है इलेक्शन कमीशन का फैसला आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन इस तरह का आदमी अगर अपॉइंट करेगा, पहले तो इलेक्शन कमीशन की वैसी क्रेडिबिलिटी खत्म है। अगर इस तरह के आदमी को अपॉइंट करेंगे तो पहले तो पब्लिक में और नंगा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट इट ऑब्वियसली। बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। खान साहब, सारे सियासी सवाल साइड पे रख देती हूँ। आपको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, आपकी पार्टी की ग्रोथ मैंने देखी, बल्कि उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे डॉक्टर साहब के एक ज़माने में हमें टांगा पार्टी कहा जाता था, और आज अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बहुत इज्जत दी है। यू आर वेरी पॉपुलर, पीपल लोग आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, आई मीन लाइक बहुत सालों से या कुछ सालों से एक स्पिरिचुअल जर्नी आपने शुरू की। आई वांट यू टू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो यूथ है आपकी फॉलोअर, इससे क्या चेंज आया है और ये चेंज क्यों आया है आपके अंदर? असल में जस्मिन देखिए, जो चेंज है ना, जिस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब लोग समझ जाते हैं ना, और समझ जाते हैं, बोलते नहीं है, ऊपर से जब दिल में चला जाता है तो चेंज तब आना शुरू होता है। ईमान इंसान के अंदर चेंज लाता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि एक अल्लाह है और आखिरत है, और मैं अल्लाह के सिवा कोई और किसी को खुदा नहीं मानता, और वो फिर अगर आप उसके अंदर जब गौर करते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वही कलमे का एक और तरह की, अल्लाह सिर्फ तेरे से मैं इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ। चेंज तब आता है इंसान में, और वो चेंज क्या होता है? इंसान आज़ाद हो जाता है, और सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज़ होती है, गुलामों की परवाज़ नहीं होती। इलामा इकबाल की अगर आप शायरी सही समझ जाएं तो वो जो क्या क्या रहे हैं लोगों को, उस वक्त गुलाम हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनको आज़ाद करने के लिए जगा रहे थे, और उनकी खुदी की और खुददारी का, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को खुददार बनाता है, गैरत देता है। मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ पकड़ा जाएगा, मेरी गैरत खराब होगी। मैं कोई सारी दुनिया की अपोजिशन एक तरफ हो जाए, अमेरिका आपसे नाराज़ हो जाए, अब जो मर्जी हो जाए, आपका जब अल्लाह में ईमान आ जाता है तो वो ईमान की जो कुव्वत है वो असल में शिकस्त देती है। और मैं सिर्फ आखिर में मदीना की रियासत की इसलिए बात करता हूँ कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। बेशक 627 में जंग खंदक हुई, बाल बाल उम्मा बची। कुरान के अंदर है कि क्या हालात थे उम्मा के, बाल बाल बची। और 10 साल के बाद दो सुपर पावर्स, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, दोनों उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ये तारीख है, ये इंसानी, ये हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है कि 10 साल में वही लोग दुनिया की इमामत की, उन्होंने उनकी परवाज़ आसमान पे पहुंच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था। लोग समझते हैं तलवार की वजह से, उनके 10 साल में 622 और 32 के बीच में 1400 लोग सिर्फ मरे थे दोनों तरफ, लेकिन फिक्री इनकलाब आ गया तो लोग आज़ाद हो गए थे। शऊर आज़ाद हो गया। मैं ये चाहता हूँ, नहीं, आज़ाद इंसान की परवाज़ है। अब यहाँ गुलाम कभी जी अमेरिका को नाराज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गुलाम ज़हनियत ही नहीं निकल रही। ओहो जी वो नाराज़ ना हो जाए जी, एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ होगी, कांटा डाल दिया आपके ऊपर। ये सारे, ये जब आपके अंदर ईमान नहीं होता। मैं चाहता हूँ मेरा जो नौजवान है वो आज़ाद हो, उसकी बड़ी सोच हो, वो विजन हो उसकी कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब थी। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे, और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। यानी ये वो हैं जो पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं, ये हमारे ऊपर बैठे हुए थे। मैं अपनी नौजवान कौम को कहता हूं कि देखें, अपना मुकाम समझें। आप एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, वो जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। अल्लाह हुक्म करता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी है। हम जब उनकी सुन्नत से उतरते हैं तो हम ये बन जाते हैं जो मौलाना रूमी ने कहा था कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो, हम जमीन पे रींग रहे हैं। और मैं लोगों को, अपनी कौम को, अपने यूथ को, मैं वो उस वापस पाकिस्तान के ख्वाब की तरफ लेना चाहता हूँ। वो ये नहीं था ये जो बन गया पाकिस्तान, कभी वो इधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। यानी मुझे शर्म आती है कि हमारी ये जो रूलिंग एलीट है, लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ, और खुद पैसा चोरी करके बाहर भेज रहे हैं। मैं चाहता हूँ लोग समझें कि ये एक नेमत है पाकिस्तान, लेकिन इसके लिए आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। हकीकी आज़ादी कुर्बानियों के बगैर नहीं दी जाती। तो मैं जब निकलता हूँ, मैं इसको पॉलिटिक्स तो समझता नहीं, मैं जहाद समझता हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहा हूँ। मुझे कहते हैं जी आपकी जान को खतरा, ये है वो। अल्लाह के फैसले के बगैर कोई दुनिया से नहीं जाता। मुझे किसी सूरत ये बचना नहीं चाहिए था। जो प्लान इन्होंने किया हुआ था इन तीनों ने मिलके, मुझे तो बचना नहीं चाहिए था। एक बंदूक वाला सामने खड़ा था, उधर से एक नीचे से 30 फुट से ट्रेंड शूटर था वो। अब तो साबित हो गया जो जेटी में है वो ट्रेंड शूटर था, और 3 शूटर थे, एक और था, एक और शूटर था। 3 डिफरेंट गोलियां मिली हैं, शेल्स मिले गोली। तो मुझे तो बचना ही नहीं चाहिए था अल्लाह के साथ। और जिस तरह मैं बचा हूँ, मुझे तो पता, जब मैं गिरा था तब मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। तो ये हम हमारा खौफ दूर कर दें कि कोई आपको ये डराएगा, ये जो धमकाना है, मैं ये कर दूंगा, मैं रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर अल्लाह है और मेरा ये ईमान है। और इसलिए मैं समझता हूँ
कि जो मर्जी कर ले मैं जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। यूथ के लिए मैसेज दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुन्नत रसूल पे जरूर चलें वो, और ऑल्सो टेल देम दैट दे शुड बी इनकरेज कि उनकी बायोग्राफीज, उनकी लाइफ को स्टडी करें, पढ़ें जैसे आप करते हैं, एंड देन यू नो अपने अंदर एक ठहराव और बदलाव जरूर लाएं। यही आपका ख्वाब है, ताकत लेके यही आपका ख्वाब है, और खौफ खत्म कर दें, अपने खौफ खत्म कर दें, और यही पाकिस्तान का विजन आप देख रहे हैं और बनाना चाहते हैं। और बखौफ वो खतरा होकर खान साहब ने कहा, ये भी बड़ी खबर है, उन्होंने कहा कि मैं जीत भी जाऊंगा। नाज़रीन, आज यही प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हो ऑन ट्विटर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज।